Good evening to everybody. In the last lecture, we started the topic RTI, Right to Information Act, and on which topic we try to discuss in all perspective which are related to the RTI and how this act is very effective to implement democracy effectively in our India. So already I have told that there are some administration policy methods all over the world. If we are divided in three categories, then first one capitalism, second one socialism, and third one is the combination of both capitalism and socialism, that is called the democracy. But democracy implemented already in our India, there is no doubt. There is a safe and sound ground is available for the democracy in our India, but there are some drawback which are exist in our democracy. So how we can remove that all kinds of the democracy? If we take example of administration policy, administration methods, there are many drawbacks. If we take example of capitalism, there are many drawbacks are there, less advantage, but many drawbacks are there. If we take example of socialism, there is less advantage but many disadvantages are there. But if we take example of democracy, then there are a few drawbacks and few disadvantages are exist in our democracy. But if we are try to remove this kind of the few drawbacks from the democracy, then it will be implemented effectively in our India. Okay, and that is why what kind of the provision we can do for it, we as a government we try to doing for this. तो इस तरह से हम देखते हैं कि भांडवलशाही और समाजवादी और लोकशाही ये तीन शासन पद्धतियाँ हमें ज्ञात है। और कैपिटलिज्म का जब हम विचार करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, डिसएडवांटेज आते हैं, एडवांटेज लेस है बट डिसएडवांटेज आर मोर देयर। वैसे ही सोशलिज्म के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन लोकशाही का जब हम विचार करते हैं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें जो ड्रॉबैक कैपिटलिज्म में है और जो ड्रॉबैक सोशलिज्म में है वो रिमूव करने का प्रयास हम लोकशाही के द्वारा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोकशाही में कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं, कुछ डिसएडवांटेज है जिसका हमें नुकसान होता है, लोकशाही को नुकसान होता है और जो लोकशाही में रहते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। लेकिन यदि हम इस लोकशाही के जो ड्रॉबैक्स है कम है, लेकिन उसे ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, वो यदि कम हो गए तो हम लोकशाही को इफेक्टिवली लागू कर सकते हैं और उसमें इफेक्टिवनेस ला सकते हैं ताकि लोकशाही अच्छी और पोषक बन सके और इसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हर एक को अपना अधिकार प्राप्त हो सके, सामाजिक, राजकीय और आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य सभी फील्ड में इसका हमें फ़ायदा हो सके। इसीलिए इसका मॉडिफिकेशन करना हमें ज़रूरी है। तो मॉडिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, ऑन विच मेथड
बाय यूजिंग वी कैन डू द मॉडिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, किस तरह से हम डेमोक्रेसी का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो इस मॉडिफिकेशन के जरिए हम कम से कम ड्रॉबैक किस तरह से लोकशाही में रह सकते हैं और पूरी तरह से लोकशाही एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, इसलिए हम प्रयास करते हैं और हमेशा करते रहते हैं। तो अलग अलग एक्ट के द्वारा हम लोकशाही का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। एज ए गवर्नमेंट हमारा इंडिया अलग अलग लॉज बना के, अलग अलग एक्ट बना के किस तरह से हम लोकशाही का उदांतीकरण कर सकते हैं, किस तरह से लोकशाही का हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम आरटीआई बोलते हैं, यह इस फील्ड में एक अगला स्टेप माना जाता है और एक डेवलपमेंट स्टेप इसको माना जाता है। ओके, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं तो एक ही फील्ड में हमें डेवलपमेंट नहीं करना होता है। जो एस्पेक्ट होती है डेमोक्रेसी की, राजकीय जिसे हम पॉलिटिकल बोलते हैं, शैक्षणिक एजुकेशनल बोलते हैं, और सोशल जिसे हम सामाजिक बोलते हैं, इकोनॉमिकल जिसे आर्थिक बोलते हैं, कल्चरल जिसे सांस्कृतिक बोलते हैं, सभी जो फील्ड है इंडिविजुअल लेवल, इंस्टीट्यूशन लेवल और स्टेट लेवल यानी कि कंट्री लेवल पे सभी आयाम किस तरह से डेवलप हो सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना जरूरी होता है। इस तरह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अलग अलग लॉज बना के इस कमियों को और खामियों को दूर कर सकती है और हमारा लोकशाही का जो एटमॉस्फेयर है किस तरह से पोषक बन सकता है लोगों के लिए, उनकी प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए, ये इसलिए हमेशा प्रयास करते हैं। तो आरटीआई लागू करके हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है और इससे क्या होता है, आप कहोगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आरटीआई एंड व्हाई यूज इट and it can be possible that to make the development with the help of RTI। ऐसे सवाल आपके मन में आ सकते हैं। क्या जरूरी है कि आरटीआई लागू करना आवश्यक है, और नहीं आरटीआई किया लागू तो तब भी हम प्रगति कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कि बिना आरटीआई प्रगति नहीं हो सकती? इससे देश को, देश की जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है? ऐसे अनगिनत सवाल आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट होता है लोगों को और देश की प्रगति के लिए, लोगों की प्रगति के लिए। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया है 2005 से। तो हमने देखा कि जब हमने आरटीआई लागू किया तब लोगों को एक अधिकार प्राप्त हुआ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का, और दूसरी साइड को गवर्नमेंट भी एक पारदर्शक कारभार करने पर विवश हो गई इस एक्ट के जरिए। इसका मतलब जब ये आरटीआई लागू किया गया, ये आरटीआई का अधिकार जब लोगों को दिया गया तो लोगों का अंकुश गवर्नमेंट पे रहने लगा। तो इसका मतलब लोकशाही में जब तक जो गवर्नमेंट होती है, प्रेजेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, तो उस पर जनता का अंकुश होना चाहिए। लोकशाही का एक ड्रॉबैक है, जब इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, कुछ देशों में अलग अलग पीरियड होगी इसके, लेकिन हमारे देश में 5 साल के बाद इलेक्शन होता है असेंबली, स्टेट असेंबली और सेंट्रल असेंबली का, पार्लियामेंट का, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनती है। लेकिन 5 साल के बाद जनता और लीडर के बीच जो कनेक्शन होता है वो लगभग
टूट जाता है, बहुत सारे कम लीडर जनता के पास जाते हैं। जब इलेक्शन आता है तभी लोग जनता के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, और 5 साल बाद उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो इस कालावधि में यदि इस प्रकार का अधिकार लोगों को दिया जाए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो लोग गवर्नमेंट पूछ सकते हैं और वो उनका अधिकार है। गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी है, अधिकारशाही है, उसको भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इस तरह से एक वेपन दिया गया है लोकशाही एक्टिव रहने के लिए। ये वेपन गवर्नमेंट के द्वारा जनता को, लोगों को, भारतीय सिटीजन को दिया गया है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट प्रोवाइड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, द पीपल दे डोंट हैव नथिंग इन देयर हैंड, उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, और इट रिजल्ट इन डेमोक्रेसी बिकम विल बी पैसिव। तो इसमें लोकशाही क्या हो सकती है? पैसिव हो सकती है, डेड हो सकती है। नाम के लिए ओनली लोकशाही हमारे देश में होती है, लेकिन लोकशाही के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है, तब आरटीआई का यूज़ हम कर सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी लाइव रखने के लिए, डेमोक्रेसी एक्टिव रखने के लिए आरटीआई का बड़ा योगदान डेमोक्रेसी में होता है। इसीलिए आरटीआई का इम्पोर्टेंट है। लेकिन आरटीआई तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। आरटीआई हैज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल्स एंड इट इज called the weapon in the hand of the people, but there are some limitation on the RTI। लेकिन RTI पर कुछ limitation यहाँ पर आते हैं। ओके, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट vs legislation for non-disclosure of information। Some provision of the Indian Evidence Act, section 123, section 124 and 162 provide to hold the disclosures of document। Okay, under these provisions, heads of department may refuse to provide information on affairs of state and only swearing that it is state secret will entitle not to disclose the information। Okay, जैसे कि हमने इसके बाद देखा था कि कैसे प्राइवेसी एक्ट के जरिए आरटीआई पर लिमिटेशन आता है, और फिर उसके बाद नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इस एक्ट के द्वारा भी किस तरह से आरटीआई पर लिमिटेशन आता है। तो भले ही हमें आरटीआई के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हम आरटीआई के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ऐसा नहीं है। तो कुछ ब्यूरोक्रेसी जो होती है, अधिकारी जो होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, वह अलग अलग एक्ट का बहाना करके, जैसे प्राइवेसी एक्ट है, लेजिस्लेशन फॉर नॉन डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन है, और इंडिविजुअल एक्ट है, तो उसके जरिए ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन है वह छुपाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इससे भी हमें सावधान बरतनी है या रहना है, क्योंकि कोई भी अधिकारी आरटीआई के जरिए यदि इंफॉर्मेशन देता है तो वह पारदर्शक होनी चाहिए और सत्य पर आधारित होनी चाहिए। यदि वो झूठ इंफॉर्मेशन देता है या गलत इंफॉर्मेशन देता है, या किसी प्राइवेसी एक्ट के नाम पर, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे एक्ट के नाम पर यदि वो इंफॉर्मेशन छुपाने का प्रयास करता है, तो इट इज नॉट फेयर। दिस इज अगेंस्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो सबसे
बड़ा इफेक्ट है वह बायसनेस से जो एडमिशन होता है वो किस तरह चलना चाहिए, इसका परिणाम हमें लाता है। और करप्शन लेस करता है, जो भ्रष्टाचार होता है देश में, किसी भी देश में, उसको कम करने का प्रयास आरटीआई के द्वारा किया जा सकता है। और जो पैसिव लोकशाही होती है वो एक्टिव बन जाती है ड्यू टू द आरटीआई। और क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स आरटीआई के द्वारा लोगों को मिलते हैं। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं और सवाल गवर्नमेंट से, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं और ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, उनको सवाल कर सकते हैं और सवाल करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड द लाइवनेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये जीवन लोकशाही का प्रतीक होता है। जब तक हम जो राज्य करते होते हैं और जो शासन करते होते हैं उनको सवाल नहीं पूछते, तब तक लोकशाही एक्टिव नहीं होती है और लोकशाही का स्पीड नहीं बढ़ता है। ओके, अदरवाइज वी आर लिविंग इन डेड लोकशाही। नाम को लोकशाही होना हमें जरूरी नहीं है या पसंद नहीं है, तो लोकशाही का जीवंत रहना देश के लिए, लोकशाही के लिए और लोगों के लिए अच्छा साबित होता है। So under these provisions, head of departments may refuse to provide information on affairs of state and only swearing that it is state secret will entitle not to disclose the information. In similar manner, no public officer shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence. Okay. तो इसीलिए कुछ अधिकारों का हम सम्मान करते हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्पोर्टेंट है, उस तरह से प्राइवेसी एक्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो दोनों एक्ट को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एक स्वतंत्र स्थान होना चाहिए, और उसी तरह से प्राइवेसी एक्ट का और नॉन डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन जो लेजिस्लेशन है इसके रिगार्डिंग, उसका भी एक स्वतंत्र स्थान होना चाहिए। हर एक लॉ का, हर एक एक्ट का स्वतंत्र स्थान होना चाहिए। ओवरलैपिंग किसी भी एक्ट में नहीं होनी चाहिए, या किसी भी एक्ट के मार्ग में दूसरा एक्ट बैरियर नहीं बनना चाहिए। तो ये लोकशाही के लिए डेंजरस है, लोकशाही के लिए ये अच्छा नहीं है। ओके, तो इस तरह से कोई भी एक्ट दूसरे एक्ट में बैरियर नहीं बन सकता, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो, जिसे हम राज्य करते बोलते हैं और राज्यकर्ता और शासनकर्ता बोलते हैं, तो ये किस तरह से उसका यूज करते हैं उस पर ये सब निर्भर होता है। यदि जनता, शासनकर्ता, राज्यकर्ता तीनों लेवल पे अच्छी तरह से एक्ट का रिस्पेक्ट हो, और एक एक्ट दूसरे एक्ट में बैरियर नहीं होना चाहिए, इस तरह से जब अंडरस्टैंडिंग होती है तब सभी प्रकार के एक्ट अच्छी तरह से काम करते हैं। तो आरटीआई के लिए किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिमिलर मैनर्स नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी compelled to disclose communication made to him in official confidence। तो ऑफिशियल प्राइवेसी एक्ट भी इसमें आता है, तो ये भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि प्राइवेसी, इंडिविजुअल प्राइवेसी एक्ट है, और दूसरा एक्ट जब हम यहाँ पर बोल रहे लेजिस्लेशन ऑफ नॉन डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑफिशियल एक्ट जो है, ये 3-4 प्रकार के जो एक्ट है वह they are come in the way of RTI and they play
they can play as a speed breaker in the way of RTI. So this could not be happen, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और लोगों को भी, जो शासन करता है और जो राज्य करता है, उनको ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। The Atomic Energy Act in 1912 provides that it shall be an offence to disclose information restricted by the central government. The Central Civil Services Act provides government servant not to communicator part with any official documents except in accordance with general or special order of government. Okay. तो इस तरह से सभी बातें यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से अलग अलग एक्ट they are play, they can play, can say like this, they can play a speed breaker in the way of RTI, but how we can remove from all these act from the way of RTI। लेकिन हम किस तरह से इस एक्ट को, इन सभी एक्ट्स को RTI के मार्ग से दूर रख सकते हैं और कैसे RTI को सेफ एंड साउंड में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, इस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ओके। The Official Secret Act in 1923 provides that any government official can mark document as confidential so as to prevent its publication। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 में बना है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी हम जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है किसी ऑफिस की, वह हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इस एक्ट का भी उपयोग अगेंस्ट RTI के खिलाफ हो सकता है और दिस एक्ट प्ले रोल, दिस एक्ट can play role as a speed breaker in the way of RTI by someone else। So this could not be happen। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जो इसका गलत इस्तेमाल करता है उस पर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि किसी ने इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन किया है RTI के द्वारा और कोई ऑफिसर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए उसका गलत इस्तेमाल करके वह इंफॉर्मेशन हाइड करने का प्रयास करता है और इसका कारण देके जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होता है वो छुपाने का प्रयास करता है, तो ये सरासर गलत है। इसके अगेंस्ट डिटेल में इंक्वायरी होना जरूरी है। इट इज़ रियल द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज़ डिनाइड बाय दिस एक्ट। ओके। जो इंफॉर्मेशन डिनाई की जाती है सच में वह कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है, इसकी भी इंक्वायरी होना जरूरी है। तो ये भी एक स्पीड ब्रेकर के रूप में RTI के मार्ग पर यूज हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जो एक्ट है, हाउ दे प्ले रोल अगेंस्ट द RTI, वी कैन डिस्कस ओवर दैट, उस पर हमने चर्चा की। और वो कौन से एक्ट है, जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, प्राइवेसी एक्ट और द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ये सभी एक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आपको एक सवाल आ सकता है, विच एक्ट्स और लॉज प्ले रोल अगेंस्ट द RTI, ऐसे कौन सा एक्ट है? Play roles। Against RTI।
एक्ट्स। ओके, पहला है प्राइवेसी एक्ट, इंडिविजुअल प्राइवेसी एक्ट। ओके, दूसरा है एनर्जी एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। तीसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और चौथा दिया है नॉन डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन एक्ट। इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, इस पर आपको सवाल किया जा सकता है एग्जामिनेशन में। इसमें दो राइट होंगे, दो जो होंगे वो रॉन्ग होंगे, या चार दिए होंगे आपको, ये चार ऑप्शंस, और उसमें से ऑल द अबाउट राइट्स ऐसा ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ये चूज करना है, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है विच लॉ प्ले एज ए इम्पोर्टेंट रोल अगेंस्ट द आरटीआई, टू इम्प्लीमेंट अगेंस्ट द आरटीआई। तो ये लॉज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आगे स्कोप ऑफ आरटीआई, जैसे कि हमने देखा आरटीआई के मार्ग में किस तरह से दूसरे एक्ट स्पीड ब्रेकर की भूमिका कर सकते हैं और लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी हमें जागरूक रहना आवश्यक है। सपोज किसी व्यक्ति ने आरटीआई के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन किया होगा किसी ऑफिस में, और उस अधिकारी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए उस इंफॉर्मेशन को एज ए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जाहिर करके आपको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया होगा या मना किया होगा, तो आप आगे की इंक्वायरी कर सकते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन देने से मना कर दी गई, सच में वह इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है या नहीं, इसके लिए भी आप दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो इस तरह से यदि हमें इस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया गया, उल्लू बनाने का प्रयास किया गया, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए और किसी एक्ट के जरिए इंफॉर्मेशन हम दे नहीं सकते, इस तरह का कारण बताया गया, तो हमें वहाँ पर रुकना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए हमारी, सच में जो इंफॉर्मेशन हमको डिनाई की गई वह कॉन्फिडेंशियल है या नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए या अपील करना चाहिए। ओके, तभी जाके हम उस मेन सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, रिसिप्ट फॉर पेमेंट ऑफ फीस for collecting information under RTI Act. The Act extends to the whole of India. It covers all the constitutional authorities, including executive, legislatures, and judiciary. Any institution or body established, constituted by an act of parliament or state legislature. It is also defined in the Act that bodies or authorities established or constituted by order or notification of appropriate government, including bodies and own control substantially financed by. Okay, तो स्कोप के रिगार्डिंग हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आरटीआई की। Receipt for payment and fees collecting information under the RTI Act. The Act extends the whole of India. So when any kind of act enacted in our India, geographically it is implemented in whole India. जब भी कोई एक्ट हमारे देश में लागू होता है
इनेक्ट होता है तो उसकी जो कक्षा होती है पूरा भारत होती है, पूरे भारत भर में लागू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ राज्यों में ये लागू किया गया, कुछ राज्यों में ये लागू नहीं किया गया है। जब कोई भी एक्ट सेंट्रल सूची पर बनता है, सेंट्रल लिस्ट पर बनता है, तो पूरे देश में लागू किया जाता है। लेकिन स्टेट सूची के द्वारा, स्टेट लिस्ट के द्वारा जो एक्ट किया जाता है वह कुछ देशों में बनाया जाता है, सॉरी कुछ राज्यों में लागू किया जाता है। लेकिन सेंट्रल लिस्ट के द्वारा जो भी एक्ट बनाया जाता है उसे पूरे देश में लागू किया जाता है। इसलिए आरटीआई का भी जो स्कोप है होल इंडिया है, पूरी इंडिया में लागू किया गया है। इट कवर ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग एक्सक्यूटिव, legislature and judiciary, any institution or body established or constituted by any act, an act, parliament or state legislation। सभी प्रकार के जो संवैधानिक संस्था है और संस्था में जो काम करने वाले व्यक्ति है, चाहे वो प्राइवेट हो, नॉन प्राइवेट हो, कमर्शियल नॉन कमर्शियल हो, लेकिन जिसकी स्थापना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत की गई है, वो सभी आरटीआई की कक्षा में आते हैं। उन पर आरटीआई लागू होता है, उनकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार आरटीआई के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड इन द एक्ट दैट बॉडीज और अथॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूट बाय ऑर्डर और नोटिफिकेशन of appropriate government including bodies own control or substantially finance। तो गवर्नमेंट के द्वारा सभी प्रकार के जो प्रोविजंस है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की, वो सभी प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। कोई भी एक्ट कब एक्टिव रहता है, कब लाइव रहता है, जब उसको गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट मिलता है और जनता उसका इफेक्टिवली यूज करती है। ओके, तब जाके वह एक्ट हमेशा एक्टिव रहता है। अदरवाइज देर आर सो मेनी एक्ट्स आर इनेक्टेड इन आवर इंडिया बट सम आर यूजिंग एक्टिवली एंड सम आर नॉट यूजिंग, दे आर बिकम द डेट। कुछ पैसिव हो चुके हैं लॉ, उनका कोई यूज ही नहीं है, खाली कॉन्स्टिट्यूशन में उनको स्थान है इसलिए उसको एक्ट कहा जाता है। लेकिन ऐसे कुछ एक्ट है, मैक्सिमम एक्ट वह यूज नहीं होते हैं। कुछ चुने हुए जो एक्ट है वही ज़्यादा यूज होते हैं। और उनमें से सबसे जो एक्टिव एक्ट है आरटीआई का एक्ट है, कि हर एक लोगों को पता है, और भले उसका यूज़ कैसे करते ये पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में लोगों ने सुना है, जाना है, और इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लगभग ये सभी को पता है। लेकिन जब किसी आदमी के ऊपर ये नौबत आ जाती है तब वह जाके उस एक्ट का उपयोग करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द एक्टिव ऑफ आरटीआई। ये एक्टिवनेस का एग्जाम्पल है। So it is also defined in the act that bodies or authorities established or constituted by order or notification of appropriate government including bodies own control or substantially finance। तो सभी प्रकार की प्रोविजंस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और उसमें गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ओके, फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, नॉन फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, सभी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन इसमें आती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो प्राइवेट बॉडीज जिसे बोलते हैं, प्राइवेट बॉडीज आर नॉट
within the act and in decisions of Sarvajit Roy's vs Delhi Electricity Regulatory Commissions and the Central Information Commission also reformed that privatism public utilities over 95% of their infrastructure funds from the government come under the act. तो सभी प्रकार की जो एनजीओ है, नॉन एनजीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो सभी प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंतर्गत आती है. कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, ओके, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जिसका पंजीकरण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हुआ है, इंडियन एक्ट के द्वारा हुआ है, वो सभी प्रकार की संस्थाएं आरटीआई के अंतर्गत आती है. So political parties, the Central Information Commission, that is called CIC, held that political parties are public authorities and are answerable to citizen under the RTI Act. तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा ऑल पॉलिटिकल पार्टी भी इसके अंतर्गत लाई गई, आरटीआई के अंतर्गत लाई गई, लेकिन बाद में फिर इसको रिमूव किया गया मॉडिफिकेशन के द्वारा, जो हमने पीछे पढ़ा था. The CIC said that 8 national parties, Congress, BJP, NCP, CPI, CPIM, CPI, BSP, NNP or AITC has been substantially funded indirectly by the central government and have the character of public authorities under the RTI Act as they perform public function. But in August 2013, the government introduced Right to Information Amendment Bill which would remove the political parties from the scope of the law. 2013 से या 2013 के बाद ऑल पॉलिटिकल जो पार्टी है आरटीआई की कक्षा से बाहर की गई, यानी कि आरटीआई पॉलिटिकल पार्टी पर लागू नहीं किया जाएगा. दे आर नॉट आंसरेबल under the Right to Information Act. So such a kind of amendment bill was presented in Parliament 2013 and it will be passed. It would be passed और ये पास किया गया. लेकिन 2013 से पहले all the political which fall under the RTI Act सभी इसकी कक्षा के अंतर्गत थी और उसके अंतर्गत कोई भी इसी सवाल पूछ सकते थे, लेकिन बाद में रिमूव किया गया. अमेंडमेंट, द राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2019 passed on July 25, 2019 modified the terms and condition of the service of the CIC Information Commission at the center and in state. It had been criticized as watering down the independence of the Information Commission. तो अलग अलग प्रकार की अमेंडमेंट आरटीआई में की गई और किस तरह से इस तरह से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इट हैड बीन criticized as watering and down independence of the Information Commission. Supreme Court judgment. Supreme Court of India on 13 November 2019 upheld the decisions of the Delhi High Court bringing of the office of Chief Justice of India under the purview of the Right to Information, Right to Act. तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, अमेंडमेंट किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2019 को अपहेल्ड डिसीजंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ब्रिंगिंग ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर परव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को भी
आरटीआई के अंतर्गत लाया गया। तो ये एक्ट कितना पावरफुल है यहाँ आपको पता चलता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट यानी लॉ के रिगार्डिंग बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन होती है। उनका जो काम है टू प्रोटेक्ट द लॉ, एनी काइंड्स ऑफ लॉ, उसका हर एक लॉ का संरक्षण करना, इम्प्लीमेंट करना, लोगों को जज देना, न्याय देना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। किसी भी दो संस्था में, गवर्नमेंट या जनता या गवर्नमेंट की दो किसी भी संस्था में कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेती है। और सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर है कि उसका स्टेटमेंट भी एक्ट में रूपांतरण होता है, एज ए रेफरेंस और साइटेशन करके हम उसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कहीं भी और कोर्ट में भी, और वो लागू होता है। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के अंतर्गत आता है, कक्षा में आता है, तो आरटीआई की जो पावर है हमें पता चलती है। ओके, यानी कि आरटीआई कितना पावरफुल है, जो लॉ का प्रोटेक्शन करती है, जो संस्था जो लॉ बनाती है, जिसका हर एक स्टेटमेंट लॉ हो जाता है, वो भी आरटीआई के अंतर्गत आता है। इसका मतलब आरटीआई कितना पावरफुल है ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। इसका मतलब यदि हम आरटीआई का उपयोग अच्छी तरह से करते हैं, इफेक्टिवली करते हैं, तो सच में डेमोक्रेसी एक अच्छा रिजल्ट ला सकती है और डेमोक्रेसी के जो ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेज है, वो सारे रिमूव हो सकते हैं। गवर्नेंस और प्रोसेस। राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज गवर्न बाय टू मेजर बॉडीज। तो दो लेवल की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशनल जो फॉर्मेट है हमारा, ओके, प्रोसेस, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, ओके। गवर्नेंस और प्रोसेस कैसी होती है आरटीआई की, ओके। तो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे सीआईसी काम करता है, सीआईएस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन स्कीम और कमीशन जिसे बोलते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, दैट इज कॉल्ड नॉट एस। ओके, यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, कमीशन होता है, ओके। तो सेंट्रल लेवल पर एक कमिश्नर होता है, इस कमीशन का, और स्टेट लेवल पर भी एक कमिश्नर होता है इस आयोग का। सुपरवाइज या गवर्नेंस इस कमीशन पर करता है और उसके जरिए फिर सभी आरटीआई की प्रोसेस वहाँ पर होती है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज कॉल्ड द सीआईसी इन शॉर्ट, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हु हैंडल ऑल द सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज
with their own public information officer. Okay, CICs are directly under the President of India. Okay, तो ये जो CIC होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है. ओके, और इसका कमिश्नर होता है और CIPs इसके जरिए सभी प्रोसेस हैंडल करने का काम कमिश्नर करता है. CIP सेंट्रल इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर्स जिसे बोलते हैं हम, वो हर एक ऑफिस में मिनिस्ट्री हो या सेंट्रल की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पर एक CIPs अपॉइंट किया जाता है जिसे हम PIOs बोलते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, SCIC बोल सकते हैं. तो ये सभी वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं. सेम उसी तरह से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पर एक कमिश्नर होता है और SPIOs जिसे हम बोलते हैं स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसके जरिए सब इंफॉर्मेशन हैंडल की जाती है या रिकॉर्ड रखा जाता है और जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है वो PIOs द्वारा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा किया जाता है. ओके, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स. तो इस तरह से यह हायरार्की यहाँ पर बताई गई है. ये जो दो कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर आता है. और स्टेट की जो ऑफिसेस है, सभी ऑफिसेस जहाँ पर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं अपॉइंट किए हुए, वो ऑफिस द्वारा वो सभी स्टेट कमीशन के अंतर्गत आते हैं या अंडर आते हैं. और सेंट्रल जो ऑफिसेस है या मिनिस्ट्रीज है, वहाँ के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो भी यहाँ सेंट्रल कमीशन के अंतर्गत आते हैं. तो इस तरह से RTI किस तरह से गवर्न किया जाता है, उसकी प्रोसेस कैसी होती है, उसकी हायरार्की क्या है, इसके बारे में इस फ्लो चार्ट के द्वारा हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया. यू कैन नोट डाउन इट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो इस तरह से हम यहाँ पर RTI गवर्नेंस प्रोसेस यहाँ पर कह सकते हैं. फीस कितनी होती है इसकी? Citizens who desire to seek some information from public authority is required to send along with the application postal order, that is called the DD demand draft or banker check. With the help of this we can pay the fees. जब हम RTI के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि ये इंफॉर्मेशन हम फ्री प्राप्त कर सकते हैं
या विदाउट पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें दो प्रकार की प्रोविजंस है। दोज पीपल हु आर कम अंडर द बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, दे कैन डिमांड द इंफॉर्मेशन विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी फीस। उनके लिए कोई भी फीस अनिवार्य नहीं है। लेकिन दोज हु आर कम अपर द बीपीएल, दे कैन पे द फी फॉर डिमांड द इंफॉर्मेशन। उनको इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कुछ नॉमिनल फीस भरनी पड़ती है, जो कि सभी जो डॉक्यूमेंट्री खर्च आता है, जेरोक्स, पोस्टल खर्च वगैरह वगैरह, तो उसके लिए वो फी भर सकते हैं या भरना उनके लिए अनिवार्य किया गया है। लेकिन वो फीस कैसे भर सकते हैं? पोस्टल ऑर्डर के द्वारा, पीओ जैसे बोलते हैं, डीडी के द्वारा, डिमांड ड्राफ्ट, या बीसी बैंकर चेक के द्वारा भी वो भर सकते हैं। पेबल टू द अकाउंट ऑफिसर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी फीस प्रिस्क्राइब फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन। इफ द पर्सन इज फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटी, he or she need not pay. The applicant may also be required to pay further fee toward the cost of providing information, detail of which shall be intimated to applicant by the PIOs, okay, as prescribed by the RTI Act. तो दो प्रकार की फीस इसमें होती है। जब आप एप्लीकेशन फिलअप करते हो, अप्लाई करते हो, उसकी फ़ी अलग होती है, वो नॉमिनल चार्जेस उसके होते हैं। और फिर बाद में जब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, PIOs द्वारा जितना खर्चा RTI के अनुसार आता है, RTI के नियम अनुसार, उतना आपको उसका पे करना आवश्यक है। तो ये फ़ी नॉमिनल होती है, किसी भी आम आदमी के लिए ये अफोर्डेबल होती है, इसलिए RTI का यूज करना आसान होता है और कोई भी इसका यूज आसानी से कर सकता है। और इसमें फ़ीस क्यों नॉमिनल यानी कम से कम मिनिमम रखी गई है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज कर सके इफेक्टिवली, और जो खर्चा आए वो पे कर सकते, इसलिए मिनिमम या नॉमिनल रखी गई है। और फ़ी क्यों रखी गई? क्योंकि लोगों को भी इसका इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए। यदि फ्री है तो कोई भी लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसीलिए फ़ीस रखी गई है। तो बहुत सारी प्रोविजंस RTI के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। और इसके द्वारा हमें जो जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा आम आदमी को दिया गया है, सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। लेकिन इंफॉर्मेशन प्राप्त करना बाय बर्थ, बाय नेचर्स, ये इंसान का मूलभूत अधिकार है। और यदि इस अधिकार को महत्व हम देते हैं तो RTI के जरिए उसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार होता है, और वह अधिकार के जरिए इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। इसके बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो जो इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है और जो इंफॉर्मेशन देता है, इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए और इस एक्ट के रिगार्डिंग अवेयरनेस होनी चाहिए। अदरवाइज व्हाट अपन इसमें गलत प्रकार भी होते हैं, जैसे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी ने प्राप्त करने की कोशिश की है या कोई मांगता है, तो बहुत सारे लोग उस व्यक्ति पर हल्ला करते हैं, उसको मारपीट करते हैं या गलत तरीके से उसे किसी प्रकरण में अटकाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मैटर्स होते रहते हैं इस रिगार्डिंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहिए उसको भी RTI के संबंध में इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और जो PIOs है, जो इंफॉर्मेशन
अधिकारी है और जो जो अधिकारी है अलग अदर अधिकारी, उनके संदर्भ में इंफॉर्मेशन कोई मांगता है तो वो भी उसे देना आवश्यक होता है। तो जिसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है उसे ऐसा लगता है कि someone else try to reveal our information in front of the other person and they will take disadvantage from this, that's why he become fear। तो घबरा जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें हो जाता है। लेकिन आरटीआई के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है उसका गलत इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ऐसी भी प्रोविज़न उसमें दी गई है। तो इस तरह से हर एक को फीस पेड करनी होती है जो अबाउ पीपीएल आते हैं। द एप्लीकेंट may also be required to pay further fees toward the cost of providing information, detail of which shall be intimated to the applicant by the PIOs prescribed by the RTI Act। और उसके बाद डिजिटल राइट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। We are talking about the offline RTI